एक के बाद एक अच्छी शक्तियों को कमजोर करता भयानक विशंभर सुनहरी शक्तियों के हर बिखरे टुकड़े को इकट्ठा करते हुए उन्हें अपनी काली शक्तियों के अंधकार में डाल उन्हें बर्बाद करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा था। ये तो बस शुरुआत है विशंभर, बहुत कुछ है जो अभी करना बाकी है। उन सुनहरी शक्तियों को पूरी तरह से बर्बाद करना है हमें। विशंभर एक काली गुफा में घुटनों के बल बैठा किसी रहस्यमय काली शक्ति की बात सुन रहा था। जानता हूँ बहुत कुछ करना है, मगर अभी के लिए राय बहादुर का ये गड़ा। कहते हुए विशंभर ने अपनी काली चमकीली चादर से राय बहादुर का वो सुनहरा कड़ा निकालते हुए उसे गुफा के काले अंधेरे में उस रहस्यमय युवती की तरफ बढ़ा दिया। कड़ा देखते ही रहस्यमय युवती की विकराल हंसी हर ओर गूंज उठी और अब अंधेरे से उस युवती के सुंदर कोमल हाथ आए और कड़े की तरफ बढ़े। उसके कड़े पर हाथ रखते ही सुनहरी रोशनी से चमकता राय बहादुर का ये कड़ा पल भर में राख का ढेर बन जमीन पर गिर पड़ा। ये वही कड़ा था जिसे विशंभर अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी ध्वस्त नहीं कर पाया था। बहुत बढ़िया विशंभर, इसके बदले इनाम में मिलेंगी तुम्हें बहुत सारी काली शक्तियाँ, जिससे तुम अपने रास्ते में आने वाली हर परेशानी को तबाह कर दोगे। समय के अलग अलग छोरों पर सफर कर पाओगे। सभी 14 लोगों से सुनहरी शक्तियों के हिस्से चुन चुन कर बर्बाद कर पाओगे और फिर होगा वो जो तुम चाहते हो। वो लौट आएगी, जाग उठेगी फिर से एक बार। ये सुनते ही विशंभर की बाँछें खिल गईं। उम्मीद से उसका चेहरा चमक उठा और आंखों में आंसू लिए वो उठते हुए बोला, हाँ, चाहिए मुझे वो सारी शक्तियाँ, बर्बाद कर दूंगा मैं सब कुछ। इस भूलोक से रसातल, सुतल, वितल, अतल, तलातल, पाताल, महालोक, स्वरलोक, जनलोक, सभी जगहों से, सभी लोगों से, समय के हर छोर से अच्छी शक्तियों का, इन सुनहरी शक्तियों का नामो निशान मिटा दूंगा मैं। और फिर लौट कर आना होगा उसे। मैं उसे वापस लाऊंगा, मैं लाऊंगा उसे। हम फिर खुशी खुशी प्यार से साथ रहेंगे और इस बार कोई अलग नहीं कर पाएगा हमें, कोई भी नहीं। चीखते हुए विशंभर की आंखों में गुस्सा, प्यार, विलाप और निश्चय, ये सभी आंसू के रूप में एक साथ छलक उठे। वहीं विशंभर की ये बात सुन अंधेरे से आया वो खूबसूरत हाथ हवा में लहराते हुए विशंभर की ओर मुड़ा और उस हाथ से जैसे काली चिंगारियों का एक पूरा समंदर निकलकर विशंभर में समाने लगा। देखते ही देखते वो सारी शक्तियां विशंभर में समाने लगीं। विशंभर की कुबड़ी कमर अपने आप सीधी हो गई। उसके हाथों में नसों में काली चिंगारियों की चिंगारियां उठने लगीं। विशंभर अब पहले से कई गुना अधिक ताकतवर हो गया था। अपनी इस बढ़ी हुई शक्ति को देख खुशी में पगलाता, तालियां पीटता विशंभर कुछ निश्चय करते हुए इस रहस्यमय युवती के सामने झुका और अब गुस्से में उसने अपनी काली चमकीली चादर उठाई और अगले ही पल वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। वहीं रहस्यमय युवती का सुंदर हाथ फिर गुफा के अंधेरे में कहीं खो गया और उसकी गूंजती हंसी से पूरी गुफा डोल उठी। इधर हवेली में बीतते समय के साथ राय बहादुर की झुंझलाहट बढ़ती ही जा रही थी। उनके इस बढ़ते गुस्से को देखकर, उनका ये बदला रूप देखकर भानु चिंतित था। कड़े के अलावा राय बहादुर की वो बाली भी अब राय बहादुर के साथ नहीं थी। उस कड़े के जाने के बाद से ही राय बहादुर हर बात पर गुस्सा करते, चिढ़ते, झुंझलाते हुए परेशान सा रहने लगे थे। शायद उस भयानक विशंभर के लौट आने से और उसके सब कुछ तबाह कर देने के इरादे से राय बहादुर परेशान है, चंदन लाल ने दबी आवाज में भानु से कहा। मगर भानु जानता था कि राय बहादुर के इस बदले स्वरूप का कारण उसकी वजह सिर्फ वो कड़ा और विशंभर नहीं बल्कि कुछ और भी है।
पर उस वजह को खुद में ही छुपाता हुआ भानु चंदनलाल की इस बात पर हामी भरता हुआ अपने कक्ष की ओर चला गया। वहीं रात के अंधेरे में भयनगर के दूसरे छोर पर बसी चौधरी चरण सिंह की हवेली की तरफ हाथों में कंदील लिए राणावत काका खुद को पूरी तरह शॉल से ढके तेजी से बढ़ रहे थे। उनके चेहरे से टपकता पसीना उनका डर साफ साफ जाहिर कर रहा था। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे कोई है, मगर हर बार पलटने पर उन्हें दूर दूर तक कोई न दिखता। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि पीछे खुद मौत दोनों हाथों और पैरों पर रेंगती हुई उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। राणावत काका ने चरण सिंह की हवेली पर पहुंचते ही तेजी से दरवाजा ठोकना शुरू कर दिया। खोलो, कोई है, जल्दी दरवाजा खोलो। राणावत काका जोर जोर से दरवाजा ठोक रहे थे, जिससे झुंझलाया चरण सिंह जो कि अपने कमरे में लेटा हुआ था, उसने चिल्लाते हुए पुकारा, अरे कट्ठे मर गए सारे नौकर, हारी मैयत के गए हैं के? लेकिन शायद चरण सिंह भूल चुका था कि आज सुबह उसने खुद ही हर बार की तरह सारे नौकरों को अमावस यानी कल तक की छुट्टी पर भेजा था। इधर राणावत काका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दरवाजा खोलो, खोलो चौधरी जी। वहीं हवेली की मुंडेर के पीछे से अपनी जीभ लटकाए पिशाचिनी राणावत काका को छुपकर देखते हुए अब उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी, मगर वो राणावत तक पहुंच पाती उससे पहले ही चरण सिंह ने दरवाजा खोल दिया। अरे राणावत, तू अट्ठे, वो भी इतनी बखत? चरण सिंह ने हैरान हो पूछा, मगर चरण सिंह के सवाल का जवाब दिए बगैर राणावत दौड़ता हुआ हवेली के अंदर घुस गया। अरे राणावत, ये तो... चरण सिंह कुछ भी पूछ पाता उससे पहले ही राणावत हवेली में घुस के कुर्सी पर जम चुका था। चरण सिंह ने इस पर मुस्कुराते हुए हवेली के बाहर अपनी नजर दौड़ाई और किसी के भी न होने पर दरवाजा बंद कर दिया। ये देख मुंडेर के पीछे छुपी पिशाचिनी फिर बाहर निकल आई और अब अपने लंबे लंबे हाथ पैरों से दीवार पर चिपक कर चढ़ते हुए वो हवेली के अंदर मुंडेर के उस ओर कूद गई। अपनी लाल जबान से लाड़ चाटती हुई पिशाचिनी के चेहरे पर मुस्कान थी। शायद उसने अपना शिकार चुन लिया था या चुन लिए थे। इधर घबराया राणावत चरण सिंह के पैरों में गिर पड़ा। मुझे बचा लो चौधरी जी, मैं मरना नहीं चाहता। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। आप जो बोलोगे वो करूंगा। धन दौलत आपको जो चाहिए वो दूंगा, पर मुझे बचा लो। अरे अरे राणावत, ये तू क्या कर रिया से? क्या हुआ तन्ने? तेरे चेहरे के 12:15 क्यों बजे से? चल उठ, ऊपर बैठ और शांति से बता। चरण सिंह ने राणावत को उठाते हुए कुर्सी पर बैठाया और पूछा, ए बता, के रट्टो से? वो मुझे मार देगी वो मुझे। राणावत ने रोते हुए कहा। अरे कौन मार देगी? राणावत निराश से बता, सांस ले ले पहले। चरण सिंह ने राणावत के कंधे पर हाथ रख उसे एक गिलास में पानी देते हुए कहा। राणावत ने जल्दी से सारा पानी पी लिया और अब रोते हुए वो बोला, वो रज्जो मार देगी मुझे। कल अमावस है चौधरी जी, वो मार देगी मुझे। मुझे क्या पता था कि... चरण सिंह, गांव में मैं तुम्हारे अलावा ये बात किसी को नहीं बता सकता, नहीं तो ये बात घूमते हुए मेरे बच्चों तक पहुंच जाएगी और फिर वो मेरा चेहरा कभी नहीं देखेंगे। ओ थारी की, चरण सिंह ने अपनी भौहें तान कर कहा। मतलब वो छोरी श्रावणी की वो बात, और जो गांव में हर तरफ वो बात फैली से कि तेरी और वो दूसरी औरत कौन थी वो? अरे वो मीना बाई के बाजार वाली, क्या नाम से उसका? कमला। राणावत ने बीच में उचकते हुए कहा। हाँ कमला, वो बात मतलब सच्ची है? अरे बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम तो राणावत। चरण सिंह ने राणावत को कोहनी मारते हुए कहा। मजाक मत करो चरण सिंह, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन... राणावत ये कह ही रहा था कि तभी उसे लगा जैसे खिड़की पर कोई बड़ा सा जानवर रेंगता हुआ ऊपर गया। वो जोर से चिल्लाया,
वहाँ चरण सिंह, वो। कहते हुए उसने चरण सिंह के कसकर हाथ पकड़ लिए और रोने लगा। वहीं चरण सिंह ने कहा, अरे कट्ठे, क्या हुआ? कोई भी तो नहीं से? नहीं, वो वहाँ कोई रेंगता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे पीछे वाली उस खिड़की पर तेजी से कोई सफेद जानवर। कहते हुए राणावत पैर उचकाकर कुर्सी से चिपक कर बैठ गया। तो वहीं चौधरी चरण सिंह खिड़की से झांकते हुए बोले, अरे कट्ठे राणावत, कोई भी ना से। तू ना वो छोरी की बात सोच सोच के बावरा हो गया है। देख, कोई भी तो नहीं यहाँ से। राणावत डरते हुए आगे बढ़ा। उसने धीमी से खिड़की से ऊपर झांका, पर तभी कुछ उछलता हुआ उसके मुंह पर खिड़की की दीवार पर बैठी एक बिल्ली कूद पड़ी। डर के मारे राणावत हवा में उछलता हुआ 3 कदम कमरे के अंदर उछलता हुआ गिर पड़ा। वहीं ये देख चरण सिंह का हंस हंस कर बुरा हाल था। अरे राणावत बिल्ली है, लगता है तू सटिया गया से। वहीं तेज सांसें लेते राणावत की जैसे जान गले को आ गई थी। तभी उसे फिर लगा जैसे उसके पीछे से कोई तेजी से गुजर कर भागा। चरण सिंह का चेहरा भी पल भर के लिए फीका पड़ गया। राणावत चीखता हुआ डर के मारे बैठे बैठे ही खिड़की की तरफ उछल पड़ा। हाँ। डर के मारे अब राणावत की रुलाई निकल गई। वहीं चरण सिंह ने बात को संभालते हुए कहा, अरे राणावत, कोई नहीं है अठे, तो यूं ही डर रिया से। देख, कोई भी तो नहीं है। अरे अमावस कल है, जैसा उस छोरी श्रावणी ने कहा था। राणावत, मान मारी बात, अठे कोई भी नहीं है। चरण सिंह राणावत को समझाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं पिशाचिनी अब ठीक उनकी ऊपर वाली दीवार पर उल्टी लटकी दोनों को लालच भरी निगाहों से देख रही थी। उसका मन जिंदा धड़कता कलेजा खाने को तड़प रहा था। राणावत अब पीछे की दीवार की तरफ झांक रहा था, इस बात से बेखबर कि मौत ठीक उसके सर पर लटक रही है। यही हाल चरण सिंह का भी था। पिशाचिनी अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए अब राणावत और चरण सिंह पर झपटने के लिए धीरे धीरे दीवार पर रेंगते हुए नीचे उतरना शुरू कर चुकी थी। अचानक आई इस चीख से कुषाण परेशान हो पलटे। ये आवाज महारानी की थी। कुषाण श्रावणी को वहीं छोड़ पहले तेजी से महारानी के कक्ष की तरफ दौड़े, तो वहीं डरी सहमी श्रावणी पकड़े जाने के डर से उसी कक्ष की तरफ भागी जहां वो सुरंग के जरिए आ पहुंची थी। कुषाण दौड़ते हुए महारानी के कक्ष के बाहर पहुंचे, जहां महारानी डर से चिल्ला रही थीं। जो सामने था उसे देख कुषाण भी हैरान रह गए। ये कैसे संभव है? कुषाण को स्वयं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तब तक अन्य सिपाहियों समेत राजा नरेंद्र सिंह भी वहां आ पहुंचे। उस भयानक मंजर को देख सभी का वही हाल था जो महारानी सुलक्ष्मी का था। सिपाहियों ने तुरंत डर से सहमी और रोती हुई रानी के आसपास चौकस घेरा बना लिया। तो वहीं राजा नरेंद्र सिंह अपनी पत्नी सुलक्ष्मी को समझाते हुए शांत कराते हुए उन्हें सीने से लगाए उनके कक्ष के भीतर ले गए। जाने से पहले उन्होंने कुषाण को जल्द ये सब साफ करवाने का इशारा किया, जिस पर कुषाण ने सिर झुकाते हुए हामी भरी। पर कुषाण खुद ये हैवानियत देख हैरान थे। उनके सामने महारानी सुलक्ष्मी के दोनों द्वारपाल सैनिकों की लाशें और उनका ढेर सारा खून फैला पड़ा था। उनके शरीर से, उनकी आंखों से, कानों से, मुंह से एक विचित्र काले पेड़ की जड़ें उनका मांस फाड़ती हुई बाहर निकल रही थीं। उनका पूरा शरीर जैसे किसी ने चीर दिया था। उनके जिस्म के सारे अंग उनके शरीर से बाहर लटक रहे थे। ये काली जड़ें ठीक उन्हीं पेड़ों की जड़ों सी थी जो आज के भयनगर के मायावी जंगलों में हर ओर फैली थीं। उन दोनों के शरीर से आती दुर्गंध और लाशों का ऐसा हाल देख वहां खड़े सिपाहियों का भी जी मिचलाने लगा। कुषाण ने अब दोनों ही लाशों का परीक्षण करते हुए नाक पर अंगूठा ढकते हुए उनके पास जाकर देखा तो पाया कि उन दोनों ही के शरीर से उनका कलेजा गायब था। कुषाण हैरान रह गए।
मगर अगले ही पल सिपाहियों को आदेश देते हुए उन्होंने वो लाशें वहां से उठवाकर जगह जल्दी साफ करने का आदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ श्रावणी फिर उसी पतली अंधेरी सुरंग में जाने का असंभव प्रयास कर रही थी, मगर बार बार कोशिश करने के बाद भी वो वापस ऊपर चढ़ने में नाकाम हो रही थी। श्रावणी ये सोच कर परेशान थी कि वो रौबीला बलशाली शख्स जिसने अभी अभी उसे तस्वीर बना देने की धमकी दी थी, वो लौटकर जरूर उसे सैनिकों के हवाले कर देगा। यही सोचती श्रावणी जल्दी से उस सुरंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश में थी, मगर इस बार वो फिसलती हुई फर्श पर आ गिरी। मगर इस बीच उसका हाथ मेज पर पड़ी एक पुरानी मूर्ति पर जा पड़ा, जिससे अचानक कक्ष की एक दीवार अपने आप खुल गई। आश्चर्यजनक रूप से दीवार के पीछे कई गुप्त कक्ष और तहखाने की तरफ जाता एक गुप्त रास्ता था, जिसे देख श्रावणी घबरा गई, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। श्रावणी डरते हुए इस गुप्त रास्ते की ओर बढ़ी, पर श्रावणी के उस गुप्त कक्ष में पहुंचते ही दीवार अपने आप फिर से बंद हो गई। श्रावणी चिल्लाई, खोलो खोलो, मगर कई बार कोशिश करने के बाद भी दीवार फिर से नहीं खुली। श्रावणी की ये चीख सुनकर कुषाण फिर से भोजनशाला की तरफ भागते हुए आए, मगर आश्चर्यजनक रूप से वहां कोई भी नहीं था। कुषाण ने अब कक्ष में झांक कर देखा, मगर श्रावणी वहां भी नहीं थी। कुषाण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर लार टपकाती हुई पिशाचनी अब ठीक राणावत और चरण सिंह के पीछे खड़ी थी। इस बात से बेखबर चरण सिंह और राणावत दीवार के पीछे उस साई को ढूंढ रहे थे, मगर तभी पीछे से पिशाचनी करांचते हुए राणावत की ओर झपटी। क्या आज की रात चरण सिंह और राणावत के लिए आखिरी होगी? क्या है उन लाशों के शरीर से निकलती अजीब काले पेड़ों की जड़ों का राज? कौन है गुफा वाली वो काली शक्तियों की रानी? क्या सुनहरी शक्तियों के बचे टुकड़ों को बचा पाएंगे राय बहादुर, या भयानक विशंभर उन्हें तबाह करने में कामयाब हो जाएगा? क्या फिर से जाग उठेगी लाल रानी? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, ओनली ऑन पॉकेट FM।